नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएमडी से आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज इस सीरीज के पहले सत्र में क्या स्थिति उभर कर आ रही है वो साफ हो जाएगी। मिला जुला क्रम ग्लोबल मार्केट से देखने को मिला था और उस तस्वीर के बीच भारतीय बाजार 17,800 के आसपास चक्कर काट रहे हैं। डे हाई हमने देखा है 17,800 के ऊपर वाला। इस समय 58 पॉइंट की बढ़त निफ्टी 50 दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक का भी साथ देख लेते हैं कितना है आज के सत्र में। ओवरऑल मूड यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली का पकड़ता हुआ 41,144 के लेवल्स इस समय ट्रेड में देखने को मिल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज मेटल्स में हमने देखा है ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक इनफैक्ट डे हाई से खासा नर्म हुआ है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ठीक वही सेंटिमेंट आपके सामने पेश कर रहा है, जहां पर गिरने वाले शेयरों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ गई है। इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इनफैक्ट निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे तो एक अंदाजा लग जाएगा कि साथ किसका है, प्रेशर कहां से है। अनडाउटेडली आज बैंकों में हमने देखा है थोड़ी सी मुनाफा वसूली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो टेक्नोलॉजी में कल भी नरमी थी, आज भी इन्फोसिस पर दबाव है। लेकिन रिलायंस, एचडीएफसी और निजी बैंकों में एचडीएफसी बैंक और कोटक का साथ जरूर है। ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, कल तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर बात होगी यहाँ से आगे के रुझान की और आगे के ट्रेड्स की। याद रखिएगा इस हफ्ते हमारे साथ 3 खिलाड़ी हैं, रुचित जैन, प्रशांत सावंत और साथ ही साथ अमित सेठ के बीच हो रहा है ये मुकाबला। प्रशांत तेजी के साथ बढ़ते हुए 11% के रिटर्न्स, इनके ठीक पीछे 9% के रिटर्न्स के साथ अमित सेठ और रुचित ने 3% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। आप तीनों का स्वागत है। पहले इस मार्केट को कैसे भाप रहे हैं? निफ्टी बैंक थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ, निफ्टी स्टेडी है। अमित, इंडेक्स से क्या इशारा है? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। हर्षिता मैम, अगर हम निफ्टी को देखें तो नीचे में 17,700 और ऊपर 17,800 के एक रेंज में पिछले 3 से 4 दिनों से घूम रहा है। 17,800 और 18,000 इज अ रेजिस्टेंस लेवल फॉर निफ्टी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगर 17,830 के लेवल क्रॉस करता है देन देयर इज अ सिग्नल दैट वी आर प्रोबेबली हेडिंग फॉर 18,000। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये फील कर रहा है कि मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन अगर कोई रीजनेबल डिप आए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, हर्षिता मैम, डेफिनेटली 41,500 इज प्रूविंग टू बी अ हर्डल और ऑन द डाउन साइड 40,700-800 एक सपोर्ट एरिया। तो बेसिकली अभी हम नो ट्रेड जोन में निफ्टी बैंक में, या तो हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट मिले या हम एक अच्छे सपोर्ट पे आए जो कि लगभग 40,700-800 के लेवल पे आता है, तो एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। इन द मीनवाइल हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही जोर दिया जाए। एक रेंज में है और बीचों बीच है रेंज की। जब वो रेंज टूटेगी ऊपर की तरफ तो शायद एक अग्रेसिव ट्रेड लेने की कोशिश की जा सकती है। प्रशांत, कोई खास सेक्टर जो आप मैप कर रहे हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मेरे हिसाब से आज एक सेक्टर जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो होगा आईटी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज के मार्केट में जहां सारे ही सेक्टर्स में वीकनेस लग रही, ये थोड़ा सा एक डिफेंसिव प्ले हो सकता है। ओवरऑल मेरा मेरा ये मेरी राय है निफ्टी पे कि शायद हम 17,600 तक अगले 2 दिनों में जा सकते हैं स्पॉट बेसिस पे। और बैंक निफ्टी भी करीबन हम 40,800 40,900 इस जोन तक जा। तो मैं फिलहाल इंडेक्स पे कोई लॉन्ग्स नहीं रखूंगा, और अगर उन लेवल्स पे मुझे निफ्टी दिख के वहां से बाउंस आए तब मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। तो मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा स्पॉट में 17,600 का। स्पॉट में 17,600 लेवल ब्रेमे को ब्रेक है निफ्टी के लिए, उस पर नजरें होंगी। रुचित, बताइए आपकी क्या तैयारी है आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। आई थिंक मार्केट में बायसनेस अभी भी पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली अगर आप रोलोस के डेटा भी देखें तो रोलोस भी अच्छे ही हुए हैं और लॉन्ग पोजीशन ज्यादा रोल हुई। इनफैक्ट आप एफआईएस की भी पोजीशंस देखें तो पिछले सीरीज में एफआईएस ने अपने शुरुआत जो की थी अक्टूबर सीरीज की, वो शॉर्ट पोजीशन से ज्यादा की थी और थ्रू आउट द सीरीज वो शॉर्ट साइड में रहे थे इंडेक्स फ्यूचर्स में। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर नहीं की है और उनकी जो स्टार्ट ऑफ द सीरीज में पोजीशन देखी तो 59% ऑफ द पोजीशंस लॉन्ग साइड पे है। यानी उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बायसनेस पॉजिटिव है नवंबर सीरीज को लेकर। और जब तक डॉलर इंडेक्स भी हमने देखा है कि हाई लेवल से करेक्ट हुआ है रिसेंटली, तो जब तक या तो फ्रेश शॉर्ट फॉर्मेशन एफआईएस की साइड से नहीं आती है या डॉलर इंडेक्स में अप मूव नहीं आते, ग्लोबल मार्केट
मार्केट्स भी, स्पेशली यूएस मार्केट्स एक पुलबैक मोड में है। तो जब तक ये डेटा फिर से नेगेट नहीं होता तब तक यहाँ पे मार्केट पे नेगेटिव व्यू नहीं रखना चाहिए। और इस सीरीज में शायद हम 18,100 के को टेस्ट करने की तैयारी में है। तो बायोन डिप्स की रणनीति रखे, जो भी डिक्लाइंस आ रहे हैं, इंट्राडे डिक्लाइंस जो मिल रहे हैं, वहां पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। और फिलहाल तो नवंबर सीरीज का डेटा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बायसनेस पॉजिटिव रहेगा। बायसनेस पॉजिटिव रहेगा। अक्टूबर सीरीज में करीब 5-5.5% तक की कमाई हुई है निफ्टी पर अकेले। देखते हैं नवंबर क्या लेकर आता है। चलिए फटाफट करके इनके पोर्टफोलियो पर नजरें डालना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ ऐड हो रहा है हमारे जानकारों की तरफ से। सबसे पहले अमित सेठ का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। देखते हैं क्या कुछ ये कैरी करके आए हैं आज से कल में, कल से आज में रादर, और यहां से आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो टाटा केमिकल्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। एमएनएम करूर वैसा बैंक में पोजीशन इनकी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अमित क्या जोड़ रहे हैं? मेरी नजर एजिस लॉजिस्टिक पे है। आफ्टर 2 से 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एजिस लॉजिस्टिक वापस एक अपटिक दिखा रहा है। 319 का इसका प्राइस है। बाई की सलाह है। स्टॉप लॉस छोटा सा रखूंगा 310 का, और टारगेट लगभग 340 रुपए के रहेंगे। 340 के टारगेट के लिए एजिस में एक तेजी का ट्रेड इस समय 6.5% ऊपर है काउंटर, और 310 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। रुचित का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर प्रशांत का भी देखेंगे। तो रुचित के पोर्टफोलियो में दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। यूनाइटेड स्पिरिट्स कल था, जेके पेपर कल था, दोनों में पोजीशन एग्जिट हो गई है। यूफ्लेक्स के ट्रेड को हालांकि अभी भी कैरी कर रहे हैं। बताइए रुचित, नया क्या जोड़ रहे हैं? जो पहला पिक फिलहाल मैं जोड़ूंगा वो एक क्यूमेंस इंडिया। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट कल के सेशन में ही आया था अपने प्रीवियस स्विंग हाइस का, और इनफैक्ट आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे कल ब्रेकआउट पे लेटर हाफ में काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे, और आज एक अच्छा फॉलो अप मूव है इन स्पाइट ऑफ मार्केट के वॉलेटिलिटी के बावजूद। तो आई थिंक यहाँ पे एक अप ट्रेंड जो है वो रिज्यूम हुआ है। तो करंटली 1280 के आसपास चल रहा है ये, करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, 1240 के स्टॉप लॉस रखे, और 1400 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स में भी नेक्स्ट 1 वीक के व्यू रख के 1400 के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यूमेंस इंडिया तेजी वाला ट्रेड 1400 की तैयारी कर रहा है स्टॉक। 1240 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा अगर आप इस ट्रेड को ले रहे हैं। 1283 के आसपास है लेवल्स। ये है एक और बाय कॉल। चलिए अब प्रशांत का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और इस पोर्टफोलियो में अगर आप ध्यान दें तो कुछ ट्रेड्स खूब जमे। एसबीआई, वेदांत जैसे ट्रेड्स स्पेशली कल रेडार पर थे। अच्छा कमाई का मौका भी इन्होंने दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया है। प्रशांत बताइए आज क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं? जी हर्षदा, बिल्कुल वही हुआ है जो कल अमित ने मेरे साथ किया था। आज भी मेरा फर्स्ट पिक एजिस लॉजिस्टिक्स था और वो अमित ने ले लिया है। तो फिलहाल मैं भेल के साथ जाना चाहूंगा, और मैं अभी ये करीबन 74.3 74.4 इस जोन में चल रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 73 का। 73 मेरा इसमें स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट मेरा इसमें होगा 79 का। 79 का टारगेट। अपॉलॉजीज कि दोबारा हो रहा है, लेकिन ये बेसिकली एक भेल की बात हो रही है। BHEL नॉट BEL, भेल की बात हो रही है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, की बात नहीं कर रहे हैं, BHEL की बात कर रहे हैं। ये 79 का टारगेट, और यहाँ पर स्टॉप लॉस 73 का होगा। प्रशांत, इससे पहले कि आपका दूसरा स्टॉक भी कोई और ले ले, अभी आइडेंटिफाई किया है तो बता दीजिए। जी सेकेंड स्टॉक मैंने हर्षदा अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, मैं थोड़ा वेट करूंगा। ओके, तो सेकेंड हाफ में शायद आएगा या फिर ब्रेक के बाद आ सकता है ट्रेड। रुचित, कोई ऐड कर रहे हैं कमेंट्स के साथ ट्रेड? मैं यहाँ पे सिंजीन को ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है, और रिसेंटली भी जब ये स्टॉक ने रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर किए थे तो रिजल्ट्स के बाद काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट देखा गया था, जिसका फॉलोअप मूव अब हम आज देख रहे हैं। तो सिंजीन करंट लेवल्स पे 585 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, नियर टर्म में 655 तक के टारगेट्स के लिए। 655 का टारगेट है सिंजीन में खरीदने की सलाह आ रही है इस समय। 585 के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको इस समय। अमित बताइए एजिस के साथ अगला क्या? हर्षिता मैम, मेरा नेक्स्ट ट्रेड रहेगा नारायण हृदयालय। इसमें एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट नजर आ रहा है। स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी 52 वीक हाई विद गुड वॉल्यूम्स है। 782 इसका प्राइस है। बाई की सलाह है। स्टॉप लॉस रखूंगा 765 का, और टारगेट रहेंगे 830 के। 830 का टारगेट, 765 स्टॉप लॉस। तेजी की तरफ नारायण हृदयालय का स्टॉक आता हुआ 7% ऊपर। इनफैक्ट हॉस्पिटल स्टॉक्स को लेकर फिर से हमने देखा एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है वीज़ावी जो फार्मा कंपनियां हैं। तो इन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, नारायण हृदयालय पर नजरें। तो
दो ट्रेड्स आ चुके हैं अमित और रुचित की तरफ से, देखते हैं प्रशांत आगे क्या जोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर। कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजे आए और प्रदर्शन अच्छा रहा है। आय में 28% का इजाफा तो मुनाफा 60% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब ग्रोथ की स्थिति क्या है, हमारे साथ कंपनी के एमडी शिव गणपति जुड़ रहे हैं। मिस्टर गणपति, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये नॉर्मली सीजनली थोड़ा सा नर्म क्वार्टर रहता है, लेकिन इन आंकड़ों में क्लियर कट अच्छे एग्जीक्यूशन की भनक है और साथ ही साथ एक इंडिकेशन ये भी है कि शायद प्री फेस्टिविटीज या प्री स्पेशली इन द यूएस कुछ खरीदारी हुई है। कैन यू गिव अस एन इनसाइट एज टू what has gone in favor of the company in this quarter? So we are more dependent on the US market. Correct. हमारा करीब 75% of our exports go to that market. और US market YTD for this calendar year has been very good. So far, the retail sales, e-commerce sales has been in excess of 2021. ये उम्मीद यही है कि ये कंटिन्यू करेगी और होपफुली द हॉलिडे सीजन सेल व्हिच इज बिटवीन थैंक्सगिविंग एंड क्रिसमस व्हिच इज द बिगेस्ट सेलिंग सीजन फॉर देम, इफ दैट रिमेन्स गुड देन द सेंटिमेंट विल बी स्ट्रांग गोइंग इनटू 2023। तो यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो सेल अच्छा रहे ताकि आगे वाली परचेसेस फ्रॉम द ब्रांड्स भी स्ट्रांग रहे हमारे लिए। So we have been enjoying this for now. The global economic scenario is, continues to be uncertain. However, despite all of that, by diversifying our customer base and impeccable execution, we have been able to manage the growth for ourselves. क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो डिमांड यूएस से अब तक स्ट्रॉन्ग है वो बरकरार रहेगी बिकॉज ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी, एंड ये Q3 Q4 में फिर क्या रिफ्लेक्ट हो सकता है? So Q3 Q4 में कह नहीं सकता, तो Q3 could be a testing time, given that एक तो वहां पर थोड़ा सा एक्सेस इन्वेंट्री का भी सिचुएशन है, लेकिन थैंकफुली एक्सेस इन्वेंट्री इज मेनली इन निट्स एंड कमोडिटी प्रोडक्ट्स और हम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम फैशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हमारे लिए उतना वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और हमारा डिमांड सो फार सीम्स टू बी ओके। But big growth you can't expect in Q3, in my opinion. But Q4 onwards, we should start seeing the traction coming back. The anticipation being that if sales continue to be good in the States, then the market will pick up. I am not expecting a strong recession in the States. My feeling is कि एक mild recession होने के बाद थोड़ा सा market pick up करने शुरू कर जाएगा। तो नॉर्मली आईटी कंपनियों से हम बात करते हैं जो यूएस में काफी कारोबार करती हैं कि क्लाइंट से क्या किसी तरह की नेगोशिएशन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक्सेट्रा। आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आर क्लाइंट्स आस्किंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट और मेजर प्राइस नेगोशिएशंस? क्योंकि ऑफ लेट हमने देखा था कि कॉटन प्राइसेस में इजाफा एंड ऑफ कोर्स देव करेक्टेड, बट इसका कितना फायदा एंड व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग लुकिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इन क्लाइंट से? So there is pricing pressure without a doubt, क्योंकि any time when there is a demand problem, customers will ask for price reduction. So हम जहां तक possible है उस हद तक देते हैं, लेकिन we hold on to our prices. We believe in holding on to our prices to the extent possible. A weaker rupee partly helps the situation by providing us that cushion. Or rest of it, we have to do it with a better execution. So much more efficient operations will help us offset some of the pricing pressure. लेकिन given the market conditions, थोड़ा मेरे ख्याल से 6 महीने तक थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है on pricing, but we are offsetting it. और यूके यूरोप वाले मार्केट से क्या फीलर्स मिल रहे हैं? यूके यूरोपियन मार्केट अब थोड़ा सा वीक है, वहां पर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका है और सेंटिमेंट्स इतने वीक है कि द डिमांड इज नॉट ग्रेट। थैंकफुली आवर एक्सपोजर टू यूरोप इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 4% ऑफ आवर रेवेन्यू। हाउएवर मुझे लगता है कि विद द एडवेंट ऑफ न्यू प्राइम मिनिस्टर इन यूके, द एफटीए व्हिच हैड स्टॉल्ड, एफटीए नेगोशिएशंस व्हिच हैड स्टॉल्ड विल गेन मोमेंटम। अगर वो होता है तो फिर यूके मार्केट विल स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर फ्रॉम इंडिया, सो दैट कुड बी अ गुड साइन गोइंग फॉरवर्ड विद द करंट यूके प्राइम मिनिस्टर कमिंग ऑन बोर्ड। कैपेसिटीज की क्या स्थिति है? क्योंकि आपने अच्छी खासी कैपेसिटी रैंप अप की थी,
गिवन दैट विल यू बी एबल टू यूज इट कंप्लीटली, और क्या इंडिया मार्केट में भी आपको लग रहा है कुछ अपटिक देखने को मिल सकता है एंड यूल बी एबल टू यूटिलाइज द कैपेसिटी टू सर्विस दिस डिमांड? सो हमारा जो कैपेसिटी है वो एकदम कैलिब्रेटेड रूप से हम ले आ रहे हैं, और फिलहाल जितना कैपेसिटी हम ला रहे हैं हमें कॉन्फिडेंस है कि हम वो उसको यूज कर पाएंगे। अगले 2 साल हम कैपेसिटी एक्सपेंशन की प्लान किए हैं, एंड आई एम होपिंग दैट कम 2023 वी शुड स्टार्ट सीइंग ट्रैक्शन बिल्डअप अगेन, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड्स हमारे फेवर में है। सो चाइना से जो ऑर्डर्स इंडिया आ रही है वो सब तो विल कंटिन्यू, एंड ऑन कंट्री इट विल एक्सेलरेट। सो माय फीलिंग इज that for a good operator who has the capability to consistently innovate in design and delivery, we should be able to get good traction for the capacity that we are creating. Indian market or Indian retail is doing well, in fact very well. However, we are not focusing on the India retail at the moment. We are completely focusing on exports. So while India continues to do well, that's not a market हम अभी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप मिस्टर गणपति, हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बढ़िया परफॉर्मेंस इनफैक्ट कंपनी की तरफ से आया है, लेकिन Q3 को लेकर थोड़े से सर्कमस्पेक्ट है, क्योंकि अमेरिका में इन्वेंट्री बिल्डअप है, यूके यूरोप से थोड़ी सी नरमी आने के सारे संकेत इस समय देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक हालांकि इन नंबर्स पर 6% ऊपर। ऑल द बेस्ट सब। चलिए लेंगे एक ब्रेक इस मोड पर। ब्रेक के बाद एक रिकैप लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का। बने रहे CNBC आवाज के साथ। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा।
और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब टीसीएस की बात करें तो मेरे मन में एक सवाल आया, कई बार हम लोग टीसीएस यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं, तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे टीसीएस कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो टीसीएस है ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में जैसे आप टीडीएस का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप टीसीएस का क्रेडिट लेंगे। मतलब ये है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे, एक से मॉनिटरिंग के लिए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया। बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद में जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे इस टैक्स का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते हैं। हालांकि इसमें एक दो सवाल मेरे मन में आ रहा है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर, और एक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं, रुचित ने यूफ्लेक्स कैरी किया, इसके साथ 2 नए ट्रेड्स आए हैं। एक है कमिंस 1400 का टारगेट और 1240 का स्टॉप लॉस इसमें दिया है इन्होंने। सिंजीन भी बाय साइड की तरफ ही रखा, 655 का टारगेट और साथ ही साथ 585 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए क्या बन रहे हैं इन तीनों ट्रेड्स में इस समय, इस घंटे 2 नए ट्रेड्स और एक स्टॉक जो इन्होंने कैरी किया। यूफ्लेक्स ठंडा है, कमिंस और सिंजीन में भी ज्यादा कुछ योगदान तेजी की तरफ इस घंटे नहीं बन रहा है। प्रशांत ने भेल को ही फिलहाल ऐड किया, 79 का टारगेट, 73 स्टॉप लॉस, एक जगह खाली है, दोपहर में शायद एक और ट्रेड आता हुआ नजर आएगा। रिटर्न्स इस घंटे भेल 0.07% के नुकसान पर, हल्का सा प्रेशर यहाँ पर आता हुआ। लेकिन अमित ने एजिस के साथ शुरुआत की और नारायण हृदयालय फिर जुड़ा, तो एजिस 340 का टारगेट, 310 स्टॉप लॉस है, और नारायण में करीब 830 का टारगेट और 775 स्टॉप लॉस के तौर पर इन्होंने रखा है। एजिस 0.13% जोड़ रहा है, तो नारायण इनके लिए 0.63% तक के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। अब ओवरऑल स्थिति इन तीनों की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो ये है हाल कि प्रशांत 11% के रिटर्न्स पर बैठे हैं, 7% के रिटर्न्स हैं अमित सेठ के, 3.29% के रिटर्न्स रुचित जैन के। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। चलिए इसी मोड़ पर हम भी लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेंगी नजरें। निफ्टी बैंक इस बीच 205 पॉइंट नीचे, और निफ्टी भी थोड़ा सा सिमटता हुआ सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर है गया है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते। आज का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनेगा, खुलासा हम करेंगे मार्केट बंद होते ही। बने रहिएगा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा CNBC आवाज पर।